और आज तो इवनिंग क्लास भी होगी, मेरे बेटे की भी क्लास है आज इवनिंग। ओके। तो आज होगी। हम खत्म करें थोड़ा सा, आई थिंक जपेश का भी एग्जाम तब तक खत्म हो जाएगा। 30 पेज आया नहीं है मेरे को, 30th पेज तक ही है। 31 आया नहीं आपको? कॉन्फिडेंस रनिंग विद लैंड। नो मैम। 32 आया? मैम 30th तक ही है, जो लास्ट डॉक्यूमेंट है उसमें। नहीं नहीं, उससे पहले भी आए हुए हैं ना पुराने, ओके। जो हम कर रहे थे। आपको मैं जस्ट सेंड इट अगेन। कॉन्ट्रैक्ट के जितने भी आए हैं ना, उस सबके प्रिंट आउट निकाल लो। ओके मैम। ये रेवोकेशन ऑफ प्रपोजल में 14 पेजेस हैं। और उसमें मैं दोबारा सेंड कर रही हूँ आपको। सेंडिंग में टाइम लग रहा है। जो रेवोकेशन ऑफ प्रपोजल वाला एक आया नहीं वो आपको, यस मैम। उसके अंदर देखो 30th पेज है नहीं, उसमें है। उसमें जिसमें 14 पेजेस है, उसमें लास्ट का पेज नंबर भी 14 ही है। ओके, उससे पहले वाले बेटा पुराना टॉपिक कर रहे थे, ये तो मैंने आगे के भी सारे कर दिए ना आपको। सेंडिंग में टाइम लग रहा है। 1 मिनट लेफ्ट। जो रेवोकेशन ऑफ प्रपोजल आ रहा है ना, एक डॉक्यूमेंट जिसमें 14 पेजेस है, यस मैम, मिल गया। वो 22 पेज से जो स्टार्ट हो रहा है, उसके 30th पेज पे ही मिल गया मैम। है ना? ठीक है ना? ये हमने प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया था, उसके बाद कंसिडरेशन कर रहे थे हम। यस मैम। रीड कीजिए कंसिडरेशन। मैंने आपको एक इसकी वो बताई थी कि कंसिडरेशन कौन सी होती है: पास्ट कंसिडरेशन, प्रेजेंट कंसिडरेशन एंड फ्यूचर कंसिडरेशन। ओके। यस। तो कंसिडरेशन के मैंने आपको वो भी करवाई थी। डन, एब्सटेन फ्रॉम डूइंग, डज अब्सटेन फ्रॉम डूइंग, है ना? यस। पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। रीड करे बेटा। टाइप्स ऑफ कंसिडरेशन। टाइप्स ऑफ कंसिडरेशन: पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। हम्म। Consideration is an act which has already been done at the desire of the promiser. Past consideration or in progress, executed or present, or a promise to be done in future, executory or future one. सो आई टोल्ड यू लास्ट इन द लास्ट लेक्चर कि हम जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर डील कर रहे हैं, हम कोई ऑनररी वर्क नहीं कर रहे, कोई डोनेशन बेसिस पे वर्क नहीं कर रहे, एक बिजनेस क्लास वर्क है। अब इसके अंदर जब भी कोई एग्रीमेंट होगा, तो उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? हमारी कंसिडरेशन। एक टेबल भी बताया था छोटा सा आपको: ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस बिकम्स प्रॉमिस, प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन बिकम्स एग्रीमेंट, एंड एग्रीमेंट इनफोर्सेबल बाय लॉ बिकम्स कॉन्ट्रैक्ट। इफ Yeah. यू रिमेम्बर। सो उसी के अंदर मैंने कहा था एन एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड। कोई भी एग्रीमेंट जिसके अंदर कंसिडरेशन नहीं होती बेटा, वो क्या बन जाता है? न्यूडम पैक्टम। न्यूडम पैक्टम मीन्स वो जो पैक्ट है हमारा, वो न्यूड नेचर का है, वॉइड है, उसकी कोई लीगल वैल्यू नहीं है। सो अगर किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हमारी कंसिडरेशन नहीं होती, तो वो कॉन्ट्रैक्ट हमारा क्या हो जाएगा? जीरो। तो लेना देना है ना, एवरीथिंग इज लेन देन ओनली। इवन इफ यू गो टू द स्पिरिचुअल सोसाइटी, वो भी ये बोलेंगे गिव एंड टेक। यहाँ पे वो बोल देंगे कुड ब्रोक्यो समथिंग फॉर समथिंग। बेस तो वही चल रहा है ना, जो पुराने टाइम पे उन्होंने बोला: जान जाए पर वचन ना जाए, प्राण चले जाए पर वचन ना जाए। तो लेना देना क्विड प्रोक्यो। अब ये बेटा हमारा जो लेना देना है, जो हमारी कंसिडरेशन है, वो 3 तरह की कंसिडरेशन है हमारी: पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। पास्ट मैंने आपको समझाया था, जिसके अंदर मैंने कहा कोई पास्ट में आपने वॉलेंट्री सर्विसेज कर दी। अब आपने जो सर्विसेज की वो कैसी की? वॉलेंट्री। वैसे तो मेरा कुछ देना नहीं बनता था, पर अब मैंने प्रॉमिस कर दिया कि आई विल कंपनसेट यू फॉर योर पास्ट वॉलेंट्री सर्विसेज। क्योंकि अब मैंने प्रॉमिस किया है, ऑन दैट बेसिस प्रॉमिस, दैट बिकम्स अ कॉन्ट्रैक्ट। कंसिडरेशन उसकी पास्ट की होगी, उस बेसिस पे अब वो इन्फोर्सेबल होगा। एग्जाम्पल भी कराई थी शायद मैंने इसमें, है ना? क्या एग्जाम्पल थी? मैम की एक बच्चे को अडॉप्ट कर लिया था, एंड देन उसका फादर जब जेल से आया तो वो फरारी ऑफर कर रहा था। अच्छा अच्छा। चलिए, ये तो मुझे भी नहीं आती। अडॉप्ट वर्ड नहीं यूज करेंगे, क्योंकि हम हिंदू लॉ करते हैं। हम कहते हैं अडॉप्ट बच्चा इज लाइक अ नेचुरल बॉर्न चाइल्ड। तो एक बच्चे का उन्होंने ध्यान रखा था, उसको स्कूलिंग कराई, एजुकेशन कराई, तो फादर ने फरारी ऑफर कर दी। तो अब फरारी चाहिए मानिक को, तो वो क्या है? कॉन्ट्रैक्ट के अंदर सू कर लेगा। प्रेजेंट कंसिडरेशन की एग्जाम्पल क्या बताई थी? वो मुझे भी नहीं याद। नॉर्मल शॉपकीपर के पास जाके आपको 10 रुपए दो, एक पैकेट ले दो, मेरी क्लास के साथ साथ खाने हैं। लेस का पैकेट वो दे रहा है, 10 रुपए आप दे रहे हो।
फ्यूचर कंसिडरेशन, कल बर्थडे, क्लैट का रिजल्ट कल आ रहा है, पता है आपने टॉप कर दिया, केक ऑर्डर हो गया, फ्यूचर। एडवांस में ऑर्डर कर देते हैं ना, ऊपर वो कहते हैं टैग भी पूरे बनाने हैं, क्लैट क्लियर्ड, हैप्पी मोमेंट, सारे टैगिंग वगैरह करवा के। तो वो कैंसा हो गया जिसमें हमने सिर्फ थोड़ा सा एडवांस पेमेंट दे दिया, कई बार एडवांस पेमेंट भी नहीं देते तो उन्होंने हमारा केक बुक कर लिया जिसकी पेमेंट हम फ्यूचर में देंगे, तो वो कैसी कंसिडरेशन है, फ्यूचर कंसिडरेशन, और वो प्रोडक्ट भी हमारा फ्यूचर में डिलीवर करते हैं। क्लियर हो गया बेटा? सो वी हैव थ्री काइंड्स ऑफ कंसिडरेशन, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। रीड कर लो बेटा। Nature of consideration. Consideration must be real and not illusionary. Must be हाँ, of ये भी मैंने आपको बताया था कि कंसिडरेशन की नेचर कैसी होनी चाहिए, इट शुड बी रियल, इट शुड बी सम ऑफ वैल्यू इन द आईज ऑफ लॉ। जहाँ पे पापा ने कहा कि मानिक अगर आप टॉप करोगे मैं आपको आईफोन 17 दूंगा, वो सिर्फ एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है लॉ की एग्जिस्टेंस में, वो उसकी लीगल कंसिडरेशन नहीं मानी जाएगी। पर अगर मानिक ने कहा पापा चलो आप भी लॉ वाले मैं भी लॉ वाला, लेट्स राइट इट डाउन, पूरा एग्रीमेंट क्रिएट करते हैं, नाउ सिंस यू हैव क्रिएटेड द एग्रीमेंट, आपकी जो इंटेंशन है वो लीगल टर्म्स में चलेगी, अब वो कंसिडरेशन हमारी कैसे बन जाएगी, लीगल। Otherwise, it is only a social contract. Contract to go for a movie, for a walk together. ये सब क्या है? Social contracts. Clear हो गया बेटा? Next. a promise made by a father to the son. What Hmm. is nature of an agreement without consideration? Void. So as I told you, any agreement which is without consideration is void. It is nudum pactum. It has no value in the eyes of law. Next point आ गया. Do consideration need to be adequate? मेरी मर्जी है, मेरी कोई चीज है, ये भी मैंने शायद आपको बताई थी एग्जाम्पल। मेरी कोई चीज है, मेरी मर्जी है, चाहे मैं, मेरा घर है, चाहे मैं उसको लाखों में बेच दूं, चाहे मेरा थाउजेंड्स में बेच दूं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि गवर्नमेंट का रेट है ना हमारी प्रॉपर्टीज में, हमारा तो मार्केट रेट चल रहा है। पर उसके अलावा भी घर, अगर एग्जाम्पल भी छोड़ दो, आपकी गाड़ी है। सो मैंने आपको बोला कि मानिक आई वांट टू परचेज दिस कार, सेकेंड हैंड कार, तो आप कहोगे कि हाँ आप तो मेरे टीचर हो, तो मैं आपको डिस्काउंट दे देता हूँ। पर अगर कोई अननोन पर्सन है, आप उसको डिस्काउंट नहीं दे रहे, या आपकी वो, इट वॉज वेरी क्लोज टू यू, आप किसी फैमिली को देखते हो जो वो कार परचेज करना चाहती हो, तो आपको लगता है कि जब मेरे पास कार आई थी आई वॉज वेरी एक्साइटेड, तो इनका बेटा भी उतना एक्साइटेड है कार को देख के। आप एक नॉस्टैल्जिक की फीलिंग में चले गए। वो नॉस्टैल्जिया के कारण आपने क्या कहा कि कोई बात नहीं, पैसे पुसे छोड़ो, थोड़ा सा कम भी चलेगा, आप ले लो, मैंने किसी और को नहीं बेचनी। उन्होंने तो उसका कोई वैल्यू नहीं करनी, आगे फर्दर कर देंगे, पर आपका बेटा उतने एक्साइटेड है जितना मैं था जब मेरे पास फर्स्ट कार आई। सो बिकॉज ऑफ दैट मैं दे रहा हूँ। तो इसमें हम क्या कह रहे हैं कि कंसिडरेशन होनी जरूरी है, पर कंसिडरेशन एडुकेट है या नहीं है डज नॉट मैटर। क्यों बेटा? क्योंकि हम किसके साथ डील कर रहे हैं? अपार्ट फ्रॉम मनी वी ऑल्सो हैव ह्यूमन इमोशंस। जैसे उसने देखा कि हाँ सेम लेवल, या उसने देखा कि क्या मतलब मेरी चीज है, मैं जितने की मर्जी बेचूं। जहाँ पे आपने कहा कि मैडम आप टीचर हो तो आपको कम में दे दूंगा, किसी और को ज्यादा में दूंगा। सो इस तरह के काफी सारे डाइसेंटिंग फैक्टर्स होते हैं, डिस्क्राइबिंग फैक्टर्स होते हैं, जहाँ पे किसी को हम चीज कम में दे देते हैं, किसी को ज्यादा देते हैं। सो हम एक्नॉलेज करते हैं ना कि हम लोग ह्यूमंस हैं, तो हमारे अंदर ह्यूमन फैक्टर्स हैं। यस। सो आंसर इज कंसिडरेशन होनी जरूर चाहिए, पर जरूरी नहीं वो एडुकेट है। पर लेट अस सपोज मेरी 10 करोड़ की जगह थी और मैंने वो प्रॉपर्टी आपको 5 लाख में दे दी। एक मैंने रील भी देखी थी थोड़े दिन पहले कि करोड़ों का घर हजार लाखों में मिल गया, तो पर्सन इज वेरी हैप्पी, तो पीछे से भूत आ रहा था। एक भूत आ रहा था, वो कहते कि यू डोंट नो इट इज अ हॉन्टेड हाउस, ऐसा कुछ था। सो एनीवेज कीपिंग दैट असाइड, हमें अपने एग्जाम्पल पर वापस आना है। देयर वाज अ पर्सन, उसका 10 करोड़ का घर था पर उसने 5 लाख में बेच दिया, और रिटर्न एग्रीमेंट कर के सारा बेच दिया। नाउ दिस पर्सन जिसने 10 करोड़ का घर अपने 5 लाख में बेच दिया, दैट सेलर ही इज कमिंग टू द कोर्ट ऑफ लॉ। वो कहता पता नहीं मैं इनके साथ पार्टी पे गया था, फिर अगले दिन मैं इनके साथ घूमने गया, पता नहीं इन्होंने मुझे क्या खिला पिला दिया, मुझे समझ नहीं आया, मैं अपनी रजिस्ट्री इनके नाम कैसे कराया, मुझे ये भी नहीं पता, मैं खुद ही क्या हूँ, मैं खुद ही क्या हूँ वहां पे रजिस्टर ऑफिस में, वहां पे भी जाके मैंने पता नहीं कैसे अपनी रजिस्ट्री इनके नाम कर दी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। सो व्हाट द कोर्ट विल डू इन दिस केस? फैक्ट्स क्लियर है?
घर की मार्केट वैल्यू 10 करोड़ है, गवर्नमेंट वैल्यू भी ज्यादा है, आसपास की कोठियां 10 करोड़ की हैं, तो इसने कितने में भेजा? 5 लाख। बहुत ज्यादा ही वेरिएशन है। अगर तो दे देता, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता क्या इमोशन से क्या नहीं, हमें कुछ लेना देना नहीं। अब वो सेलर हमारे पास आ रहा है, वो कह रहा है कि मुझे पता नहीं लगा मेरे साथ क्या हुआ। अब इसमें बर्डन ऑफ प्रूफ दूसरे पर्सन के ऊपर फॉल करेगा कि तू बता कि तूने अनड्यू इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज नहीं किया, इसने अपनी मर्जी से प्रॉपर्टी बेची थी। सो वेन एवर द क्वेश्चन अराइजेस बिफोर द कोर्ट कि क्या ये कंसिडरेशन एडुकेट है या इनएडुकेट है, देन कोर्ट उसके ऊपर क्वेश्चन करेगा कि इतना सस्ता कैसे बेच दिया, कोई पागल इंसान ही होगा जो इतना सस्ता बेच देगा। देन आपके वो ह्यूमन फैक्टर्स, वो सारा कुछ आपको डिस्कस करना पड़ेंगे। अदरवाइज लॉ को कंसिडरेशन के साथ कुछ भी लेना देना नहीं है। क्लियर? रीड कर लीजिए बेटा। Yes. हम्म। However, the consent should be fully given. An agreement to which consent of promiser is freely given is not void because consideration is inadequate. हम्म। Example: A agrees to sell house of rupees thousand to हॉर्स हॉर्स। horse हाँ। of rupees thousand to B for rupees 10. If consent is free, हम्म। exceptions to consideration that is ये क्लियर हो गया? however consent should be freely given. Example A, an agreement to which the consent of the promisor is freely given is not void because consideration is inadequate. तो फ्रीली गिवन, जहां पे फ्रीली गिवन है, चाहे ह्यूमन फैक्टर्स हमारे प्ले किए, वो चीज हमारी वॉइड नहीं होगी। पर अदरवाइज अगर इस तरह का कोई इशू होगा तो वॉइड भी देखा जाएगा। राइट? आगे चलिए बेटा। ex- हाँ जी। अब हमारा बेटा आ गया एक्सेप्शंस टू कंसिडरेशन। एक्सेप्शन टू कंसिडरेशन मतलब जहां पे हम कंसिडरेशन कितनी है कितनी नहीं है बॉदर ही नहीं करते। जनरल रूल क्या है हमारा? एन एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड। बट इसकी कुछ एक्सेप्शंस हैं, वो सिर्फ 3 एक्सेप्शंस है बेटा। जहां पे हमने जो प्रॉपर्टी गिफ्ट की है, गिफ्ट डीड अलाउड है ना? आई गिफ्ट माई एंटायर प्रॉपर्टी टू ए, मानी गिफ्ट हिज एंटायर प्रॉपर्टी टू बी। हमारे पेरेंट्स ने, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स ने हमें कुछ गिफ्ट कर दिया, हमारे किसी अननोन पर्सन ने हमें कुछ गिफ्ट कर दिया। जब गिफ्ट आता है तो गिफ्ट कैसा आता है? बर्थडे गिफ्ट कैसे आते हैं? consent के साथ कंसेंट के साथ आते हैं, ठीक है। जबरदस्ती हम नहीं उठा के लेके आते। और विदाउट कंसिडरेशन होते हैं ना। किसी, अब आपने किसी को बर्थडे पे बुलाया, उसकी इच्छा थी आपके लिए 200 का गिफ्ट लेके आए, उसकी इच्छा थी आपके लिए 2000 का गिफ्ट ले आए, 10,000 का गिफ्ट ले आए, तो उसमें कुछ वो कंसिडरेशन वगैरह तो नहीं मानते। इसी तरह से जो प्रॉपर्टी गिफ्ट होती है, चाहे मूवेबल है चाहे इमूवेबल है, एक्टिवा गिफ्ट कर दी, कार गिफ्ट कर दी, लैंड गिफ्ट कर दी, अब उसके अंदर भी हमारा कोई गिफ्ट के अंदर कंसिडरेशन नहीं होती। सो इसकी फर्स्ट एक्सेप्शन है कंसिडरेशन की। नंबर 1 इज नेचुरल लव एंड अफेक्शन। कोई भी चीज जो आपके पास गिफ्ट में आ रही है बिकॉज ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन, वहां पे कंसिडरेशन का कोई भी क्वेश्चन नहीं उठता। एक ना बड़ा फेमस केस आया था यहाँ पे, राज रानी केस है उसका नाम। सो उसके अंदर एक कुछ हस्बैंड ने अपनी कुछ प्रॉपर्टीज अपनी वाइफ को गिफ्ट की थी। लेटर ऑन ही केम टू द कोर्ट एंड ही सेड कि मैंने वो गिफ्ट को कैंसिल कराना है बिकॉज देयर वाज नो कंसिडरेशन। तो उसकी जो फैक्ट्स थे ना, फैक्ट्स के अंदर लिखा हुआ था कि एक दूसरे को इतना लड़ते थे, इतना लड़ते थे कि एक दूसरे का सिर फाड़ने को तैयार थे। और फिर बाद में उसने प्रॉपर्टीज गिफ्ट कर दी अंडर नेचुरल लव एंड अफेक्शन। और उसने कहा कि ये जो नेचुरल लव एंड अफेक्शन वाला गिफ्ट है वो विदाउट कंसिडरेशन है, मुझे इसको कैंसिल कराना है। तो व्हाट डू यू थिंक, कोर्ट क्या कहेगा? कि क्या इसको हम अलाउ करेंगे या नहीं? मैम वो कैंसिल नहीं हो सकते गिफ्ट्स। ओके। तो हमने वर्ड क्या यूज किया बेटा? नेचुरल लव एंड अफेक्शन। कोई आपको गिफ्ट भी देके जाता है ना, वो लव एंड अफेक्शन में देके जाता है। पर यहाँ पे चाहे नियर रिलेशन है हस्बैंड एंड वाइफ का, पर वो कैसी उनकी हिस्ट्री है? फाइटिंग, कांस्टेंट एंगर, फाइटिंग, क्योस। तो वहां पे अफेक्शन एंड लव तो है नहीं। तो कोर्ट ने कहा कि यस, हम विदाउट कंसिडरेशन हम किसी को गिफ्ट कर सकते हैं कोई चीज, पर उसके अंदर क्या होना चाहिए? नेचुरल लव एंड अफेक्शन। नो डाउट गिफ्ट नॉर्मली हम नियर रिलेशंस को ही देते हैं, पर नियर रिलेशंस में भी नेचुरल लव एंड अफेक्शन होना चाहिए। अगर नेचुरल लव एंड अफेक्शन नहीं है तो वो गिफ्ट हमारा एज पर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वैलिड नहीं होगा। क्लियर? रीड कर लीजिए।
natural love and affection. A written and registered agreement made without natural love and affection between near relatives is enforceable without consideration. विदाउट नहीं, विद कर लो उसको, विद नेचुरल लव एंड अफेक्शन बिटवीन नियर रिलेटिव्स इज इन्फोर्सेबल विदाउट कंसिडरेशन. Without consideration, a near relative by blood or marriage case Raj. नेक्स्ट पेज पे है, राज लक्की दब्बे वर्सेस भूतनाथ मुखर्जी. नाम ऐसे है, मैं क्या करूं. पढ़ लीजिए. Husband and wife always fighting. Husband promised to pay his wife a fixed sum of money every month for a separate residence and maintenance. Court found no trace of love and affection between parties. कोर्ट ने कहा ये गिफ्ट हमारा वैलिड नहीं रहेगा, चाहे हस्बैंड एंड वाइफ नियर रिलेशन है, हम मान रहे हैं गिफ्ट हम नियर रिलेशन में ज्यादातर देते हैं, पर कहाँ है लव, कहाँ है अफेक्शन, है ना. यहाँ पे तो हम कंसिडरेशन की रिक्वायरमेंट नहीं मान रहे जहाँ पे लव एंड अफेक्शन है, पर एज पर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 9 में लव था ना अफेक्शन थी, तो इस बेसिस पे नो गिफ्ट वैलिड, इट इज नॉट वैलिड. नेक्स्ट आ गया बेटा पास्ट वॉलेंट्री सर्विसेज, जो मैंने ऑलरेडी आपको जो एग्जांपल आपको याद भी है फरारी वाली समझाई थी, उस चीज को याद रखिए. पास्ट वॉलेंट्री सर्विसेज. Is to compensate a person who has already done voluntary service something for the promiser or something which the promiser was legally compelled to. Compelled to do. Next. Promise must be to compensate a person who has himself done something for the promiser and not to the person who has done nothing. तो उसने कुछ ना कुछ किया होना चाहिए, तभी हम उसको पास्ट वॉलंटरी सर्विसेज के लिए करेंगे. लेट अस सपोज आजकल तो सब कुछ फोन में ही है ना, पैसे भी नहीं हम लोग कैरी करते. मैं जब चंडीगढ़ थी तब नया 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 तब जीपे शुरू हुआ था, तो मैंने पहली बार तब ट्रेंड देखा था, लोग पैसे ही नहीं कैरी करते. पेटीएम शुरू हुआ था, पहले जीपे नहीं शुरू हुआ था, पेटीएम शुरू हुआ था. तो पैसे पहली बार देखा शॉप्स वगैरह वहां पे बड़ी जल्दी आया था कि लोग पैसे नहीं कैरी कर रहे, और बैलेंस भी कितना होता था बच्चों के, 100 150 इतना बैलेंस चल रहे हैं जी, आज का दिन निकाल रहे हैं. सो आजकल सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, हमारी फोन. लेट अस सपोज मानिक आपका फोन ही कहीं रह जाते हैं, अब आप बहुत परेशान हो, आप पुलिस के पास जा रहे हो, उनको अपना ईएमआई नंबर वगैरह जो भी उसका नंबर होता है वो सब दे रहे हो. ईएमआई नहीं, कुछ और नंबर होता है ना जो लंबा सारा नंबर जैसे. कौन सा. IMEMI. आई एम ई एम आई. ओके. वो नंबर भी दे रहे हो, सब कुछ दे रहे हो, तो उस बेसिस पे आप फोन को ट्रेस करने की कोशिश कर रहे हो. सडनली यू गेट अ कॉल फ्रॉम समवन कि आपका फोन जो है वो हमारी शॉप पे रह गया है, आपका नंबर ट्रेस करना बड़ा मुश्किल हुआ. फिर किसी और जो हमारे कस्टमर थे उन्होंने बताया उनका नंबर, और उस बेसिस पे आपके फादर के नंबर पे कॉल आया है कि आके फोन ले जाओ. आप भाग के जाते हो, सारे काम छोड़ के अपना फोन लेके आते हो. यू गेट वेरी हैप्पी कि पुलिस वालों ने भी कुछ नहीं करना था, पंजाब पुलिस पे तो जल्दी एक्सपेक्टेशंस है भी नहीं, तो कुछ भी नहीं करना था. तो दिस पर्सन इज सो सिंसियर, चाहता तो मेरा फोन रख भी सकता था, पर इसने मेरा फोन रिटर्न किया. अब आप उसको प्रॉमिस कराते हो आई विल पे यू 1000 रुपीज, आज तो मेरे पास नहीं है, कल कल दूंगा. कल वो आ जाता है, सर 1000 रुपीज, आर यू बाउंड टू पे. No, वाई. mm, क्योंकि कोई लीगल कंसिडरेशन नहीं. यू हैव प्रॉमिस्ड, ही हैज डन अ पास्ट वॉलंटरी सर्विसेज फॉर यू. आपका फोन संभाल के रखना. ही वॉज अ Okay. फाइंडर ऑफ गुड्स, हमने उसमें भी किया ना बीएनएस के अंदर. फाइंडर ऑफ गुड्स उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो संभाल के रखे. नंबर टू, क्या उसने आपको फोर्स किया था मुझे 1000 रुपीज दो, बार्गेन तो नहीं किया आपने, पास्ट वॉलंटरी सर्विसेज के लिए खुद ऑफर किया कि आई पे यू 1000, वो कहता ओके. एक्सेप्टेंस कंप्लीट होगी, बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट कम्स इनटू एग्जिस्टेंस एंड देयर वाज ऑलरेडी अ कंसिडरेशन व्हिच इज द पास्ट वर्क डन बाय हिम. मैम फिर तो देने पड़ेंगे. देने पड़ेंगे, ये यही बोल रहा है ना, अभी आपने जो पढ़ा वो यही बोल रहा है. दोबारा रीड कर लो एक बारी, पास्ट वॉलंटरी सर्विसेज. कॉन्ट्रैक्ट बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, बहुत अच्छा, इजी. Promise must be to compensate a person who has himself done something the for the फॉर द promise प्रॉमिसर. and not
to a person who has done nothing. हाँ, तो ऊपर वाला भी रीड करो बेटा। A promise to compensate अ प्रॉमिस टू कंपनसेट। a promise to compensate a person who has already done voluntary service for something to the promiser to something which the promiser was legally compelled to do. तो अब हमने उसके साथ प्रॉमिस किया है, प्रॉमिस करने के बाद अब मुझे बाउंड हो गया, मेरी कंसिडरेशन पास्ट वाली मूव होगी, तो अब मुझे उसको पैसे देने पड़ेंगे। राइट, नेक्स्ट वाला एग्जांपल। A and B are friends. B treats ए A ड्यूरिंग during इलनेस। illness. B doesn't accept the payment from A for treatment. A promises B's son C to pay him rupees 1000. C, who did nothing for A, so promise is not enforceable. क्लियर हो गया? तो हम जो पास्ट वॉलेंट्री सर्विस में किसको दे रहे हैं? जिसने हमारे लिए कोई काम किया है, हम सिर्फ उसी को देंगे। किसी थर्ड पर्सन को अगर हम देंगे तो वो प्रॉमिस इन्फोर्सेबल नहीं है, उसी पर्सन को देना पड़ेगा। अब जो वो वाला हेल्पर था, जिनके पेरेंट्स, अगर वो खुद नहीं आता, उसके पेरेंट्स आ जाते हैं, कल मेरे बेटे ने आपका फोन संभाला था, 1000 रुपए दो। तो अगर आप उनको नहीं देते तो क्या वो आपको सू कर सकते? द आंसर इज नो। इट शुड बी ओनली दैट पर्सन, या अगर उसने रिटर्न अथॉरिटी में भेजा हो कि मैं उसको भेज रहा हूँ, इसको दे दो, एज एन एजेंट भेजा, फिर चल सकता है, अदरवाइज नहीं। नेक्स्ट हो गया बेटा हमारा टाइम बार डेट। टाइम बार डेट क्या होता है? अ, बेटा जो सिविल सूट्स होते हैं ना, स्पेशली सिविल सूट्स, उसमें ना हर चीज में केस करने का टाइम होता है। फॉर एग्जाम्पल, रिकवरी ऑफ मनी का जो टाइम पीरियड है वो 3 साल है। एक इजी एग्जाम्पल बताते हैं। जैसे मानिक आप हो, लेट्स सपोज आपने 50,000 रुपीज जपेश को दिए एज अ लोन। जपेश ने कहा कि भाई मैं क्लैट के पेपर के अगले दिन ही तुझे पे कर दूंगा, तो 7th को आपका पेपर है। तो उसने कहा कि 50,000 रुपीज में कब पे कर रहा हूँ आपको? 8th जनवरी, क्लैट का पेपर अगले दिन, 8th जनवरी, 8 दिसंबर 2025। अब 8 तारीख आ जाती है, अब सुबह देख रहे हो पैसे आ रहे हैं नहीं, दोपहर को देख रहे हो पैसे आ रहे हैं नहीं, शाम को दे रहे हो पैसे आ रहे हैं नहीं, देन 12 बजे के बाद, आ- रात को 12 बजे के बाद जब नेक्स्ट डे शुरू हो जाता है, मतलब 8th के बाद जब 9th दिसंबर शुरू होगी, तब आप कोर्ट में जाके उसको सू कर सकते हो। और ये जो सू करने का जो बेटा आपके पास टाइम पीरियड है वो 3 इयर्स का होता है, क्योंकि लॉ ने लिखा हुआ है जिस दिन आपका कॉज ऑफ एक्शन शुरू होगा उसके 3 साल के अंदर अंदर ही आप केस फाइल कर सकते हो। दैट मीन्स 9th December 2025, 1 year till 2026, then 2 years 27, then 28। तो आप कब तक फाइल कर सकते हो? 9 दिसंबर 2028। तो आपने सपोज अब 9 दिसंबर 2028 तक केस फाइल नहीं किया, आप लोगों की एडमिशन हो गई कॉलेजेस में, आपकी एडमिशन कहीं होगी, जपेश की एडमिशन किसी और कॉलेज में होगी, लेट अस सपोज। बट मैं तो चाहूंगी दोनों की एक ही कॉलेज में हो, कंपनी बनी रहती है। सो आप लोगों की एडमिशन्स अलग अलग कॉलेजेस में हो गई। अब वहां पे आप एक मूट कोर्ट पे मिले, क्योंकि लॉ में फिर मूट कोर्ट्स कराते हैं, मूट कोर्ट पे मिले। मूट कोर्ट के दौरान आप लोगों की बात हुई, तो आपने जपेश को कहा भाई मेरे पुराने पैसे दे। तो जपेश कहता हाँ हाँ वो मैंने देने थे, तब तो मेरे पास नहीं थे, आज हैं ले लो। तो लॉ क्या कहता है कि वैसे तो मानिक 8 दिसंबर 2028 के बाद कोर्ट के अंदर तो केस फाइल नहीं कर सकता, पर अब अगर जपेश अपनी इच्छा से वो पैसे चाहे 10 दिसंबर 2028 को दे रहा है, चाहे 11 को दे रहा है, चाहे 12 को दे रहा है, चाहे उसके बाद कभी भी दे रहा है, पैसे तो मानिक के हैं, तो मानिक अपने पैसे वापस ले सकता है। या जपेश उस दिन अगर कह दे हाँ मैंने तेरे से पैसे लिए थे, तब मेरे से नहीं दे दिए गए, अब वो नया प्रॉमिस कर लेता है कि भाई मैं जुलाई तक दे दूंगा, जुलाई तक, और डेट लिख देता है कि 10th जुलाई तक मैं बाकी पेमेंट दे दूंगा। अब ये जो प्रॉमिस है वो क्या बन जाएगा हमारा? इनफोर्सेबल। सो व्हाट डज इट सेज विथ रिगार्ड टू टाइम बार डेट? टाइम बार डेट क्या हो जाता है? जिसमें मैंने कोर्ट में जाके सू नहीं किया। अब अगर मैंने सू भी नहीं किया, नो प्रॉब्लम। अगर अगला पर्सन आके अभी भी कह देता है मैंने आपके पैसे देने हैं, या आपके साथ न्यू कॉन्ट्रैक्ट कर देता है, तो उस बेसिस पे आप उससे अपने पैसे ले सकते हैं, और कंसिडरेशन कौन सी मूव कर जाएगी? पुराने वाली। क्लियर हो गया बेटा? कोई डाउट है? पढ़ लो।
Yes. Time barred debt. A promise to pay time barred debt is enforceable. It must be express. लिखिए एक इसमें एग्जाम्पल, यहाँ पे वैसे स्पेस थी, आपने प्रिंट आउट नहीं निकाले हुए, वैसे मैं आपको लिखवा देती हूँ, नोटबुक पे लिख लो, बाद में चाहे इसी में ऐड कर लेना। एग्जाम्पल, ए, एम लिख लो, एम, मैं ए भी भूल जाती हूँ कई बार। एम टुक, एम टुक 50 लाख, एम टुक 50 लाख एम टुक 50 लाख as a loan, as a loan, M took 50 lakh as a loan from J, from J, M took 50 lakh as a loan from J to be returned by 1st January 2026. To be returned by 1st January 2626. M ने पैसे लिया है ना, लिखो M didn't pay money. M didn't pay money. M didn't pay money. Full stop. J can file a suit. J can file a suit. J can file a suit till 1st January Jan 1 2028। तो कब तक सूट फाइल कर सकता है? 3 years. 3 इयर्स, यहाँ पे ब्रैकेट में लिख लो। रिकवरी ऑफ मनी का जो टाइम पीरियड होता है वो 3 इयर्स का होता है। रिकवरी ऑफ मनी टाइम पीरियड कितना होता है? 3 इयर्स। फुल स्टॉप। If J doesn't sue, if A doesn't sue within these 3 years, within these 3 years, it becomes a time bar debt. It becomes a time bar debt. तो वो डेट कैसे बन जाता है? टाइम बार डेट, टाइम बार डेट, दैट इज यू कैन नॉट फाइल अ केस इन द कोर्ट नाउ। कोर्ट कहती है बाय बाय। वन हु स्लम्बर ओवर हिज राइट, जो पहले सोया रहा, अब मैं उसको कोई भी बेनिफिट नहीं दूंगी। वन हु स्लम्बर्स ओवर हिज राइट्स विल नॉट गेट एनी बेनिफिट नाउ। यू कैन नॉट फाइल अ सूट। समझ आ गया बेटा इसमें? तो कोर्ट उसको क्या कहेगी? बाय बाय, सिंस यू स्लम्बर्ड ओवर योर राइट्स, अब बैठे रहो घर पर। क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है? तो अगर Hmm. टाइम बार डेट हो गया, फिर भी उसका आउट ऑफ कॉन्शियस जाग गया उसका, या कई बार ऐसे होता है हमारे पास उस टाइम पे पैसे नहीं होते पर आज मेरे पास पैसे आ गए, तो कोई भी ऐसे सर्कमस्टांसेस हो जाते हैं टाइम बार डेट के रिलेटेड, इन दोनों केसेस में हम अलाउ कर देते हैं कि अगर कोई इंसान आके नया कॉन्ट्रैक्ट कर दे कि मैं तेरे पिछले पैसे दे दूंगा, अब वो कॉन्ट्रैक्ट हमारा क्या बन जाएगा? इनफोर्सेबल। दैट मीन्स अब उसने जो नई डेट भी दी है ना, जुलाई वगैरह की जो भी उसने दी है, अब अगर वो तब भी पैसे नहीं देता, हम दोबारा कोर्ट के पास जा सकते हैं, क्योंकि न्यू कॉन्ट्रैक्ट किया ना बेस्ड ऑन पास्ट वॉलंटरी, पास्ट सर्विसेज, पास्ट टाइम। क्लियर है बेटा? कोई डाउट तो नहीं इसमें? ओके, No. आगे पढ़िए। परफॉर्मेंस ऑफ एग्जिस्टिंग ड्यूटीज। Performance of existing duties, performance of legal obligation, performance of contractual obligations. हम्म, Hmm, नीचे भी रीड करने हैं इसके सब पार्ट्स। ये वाला आप
बस इतना रीड कर लीजिए, परफॉर्मेंस ऑफ लीगल ऑब्लिगेशन क्या होता Okay. Performance of legal obligation, doing of something which a person is legally bound to do, is no consideration. है। तो हमने केस किया था ना जहाँ पे उसने डीसी ने ऑर्डर किया था, जाओ जाके वो बनाओ और शॉपिंग मॉल बनाओ। तो वो जो और उसमें भी हमने ये पॉइंट किया था ना कि अगर लीगली आपको ऑर्डर आया शॉपिंग मॉल का, तो आपने वो जो काम किया है वो लीगल कंसिडरेशन के कारण किया है, उसका मेरे साथ कुछ लेना देना नहीं है। राइट, आगे पढ़िए। Yes. A person called by court to give an evidence. B promises to pay extra, not acceptable. ये तो क्लियर ही है आपको, है ना? Yes. किसी को एविडेंस के लिए बुलाया आपको, भाई मेरा केस है, प्लीज आपका एविडेंस जरूरी है। तो कोर्ट ने जो आपको बुलाया है, मैं आपको साथ में पैसे देता हूँ कि कोर्ट में टाइम पे अपेयर हो जाना। तो इस तरह की चीज हम कोर्ट में एक्सेप्टेबल नहीं मानते। इसी तरह से पुलिस की ड्यूटी है कि उन्होंने इन्वेस्टिगेशन करनी है किसी भी चीज की। आपको मानिक को कि इस केस में ना मेरा पर्सनल मोटिव है, थोड़े से पैसे मुझे ले लो, इन्वेस्टिगेशन जल्दी कर लो। तो क्या ये ठीक है? द आंसर इज नो। राइट, वेन एवर देर इज अ लीगल ऑब्लिगेशन, आपको वो काम करना ही पड़ेगा। अगर कोई भी इंसान आपके साथ कोई उस बेसिस पे कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट हमारा एग्जिस्टेंस में नहीं आएगा। पढ़ लीजिए। Mm. A promises police inspector to pay extra for speedy investigation, not acceptable. When इसके एक एक्सेप्शन है बेटा। आपको पता है ना, कई तरह की सिक्योरिटीज प्रोवाइड होती है, किसी को जेड सिक्योरिटी, ये सिक्योरिटी, वो सिक्योरिटी। या सपोज एक कॉमनर है, कॉमनर को भी कई बार पुलिस वाले दे देते हैं सिक्योरिटी के नाम पे। फिर उसको बोलते हैं खाना पीना तूने खिलाना है ये तेरे साथ ही रहेगा, तो बाकी इसकी सैलरी सरकार से आ रही है। तो इस तरह की ड्यूटीज, इस तरह का एक्स्ट्रा वर्क जहाँ पे पुलिस ऑफिस अथॉरिटीज प्रोवाइड करती है स्पेशल फॉर्म ऑफ प्रोटेक्शन आउटसाइड पब्लिक ड्यूटी, वहां पे अगर आप एक्स्ट्रा एल्योरमेंट या एक्स्ट्रा पेमेंट कर रहे हो, देन इट इज अलाउड, अदरवाइज इट इज नॉट अलाउड। क्लियर, रीड कर लीजिए। exception, when police authorities provide a special form of protection outside public duty, it is acceptable. हम्म। Performance of contractual obligation. सबसे पहले प्री एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट विद प्रोमिसर, पढ़ लीजिए। Pre-existing contract with promises. If A is already bound to perform a particular contractual obligation duty owed to B, B's promise to pay something additional for some promise is no consideration. हम्म। अब लेट अस सपोज मेरा कोई हाउस हेल्प ही है, उसको मैं मंथली सैलरी दे रही हूँ, प्लस मैंने कहा कि आप जो काम कर रहे हो आज आप कर लो, उसके लिए मैं आपको एडिशनल पेमेंट दे देती हूँ। तो कल को अगर मैं एडिशनल पेमेंट नहीं देती, तो क्या वो मुझे केस कर सकता है? द आंसर इज नो। अगर तो वर्किंग आवर्स एडिशनल थे, फिर तो वो मेरे ऊपर डेफिनेटली केस करके मेरे से पैसे लेगा। पर अगर ऐसे मैंने झूठ बोला है, जैसे पापा ने बोला आईफोन लेके देंगे, ऐसे ही बस मैंने उसको बनाया है, ऑलरेडी उसको सैलरी जा रही है, फिर उस चीज में वो मुझे सू नहीं कर सकता। क्लियर हो गया बेटा? Yes. यस। ये Pre-existing. छोड़ दीजिए अब आप नेक्स्ट चैप्टर पे आइए। हमारा टॉपिक है नेक्स्ट, कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट। बेटा ये हमें बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, व्हाट इज द कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट? तो you know who can contract, who can make a contract? Number one, any person of sound mind can make a contract। जब मैं कह रही हूँ any person of sound mind, that means unsound mind का person contract नहीं करेगा। अब अनसाउंड हमने बीएनएस में किया था कि अनसाउंड भी कई प्रकार के होते हैं। जैसे हमारा एक होता है इडियट, जो हमेशा ही इडियट रहता है। एक किया था हमने लूनेटिक इंटरवल्स वाला, कि कभी ठीक हो जाएगा कभी पागल हो जाएगा। जब वो ठीक होएगा उस टाइम पे वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, जब वो लूसिड इंटरवल्स में पागल है उस टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। क्लियर? सो ये तो पता लग गया। दूसरा चीज, दैट ही शुड बी मेजर, माइनर कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। मेजर कौन होता है? Above 18 years of age. थर्ड कह रहा है नॉट डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग बाय लॉ। लॉ जैसे जो इंसॉल्वेंट लोग होते हैं ना, जिनका दिवालिया दुगला निकल जाता है, उनके ऊपर कई बार राइटर्स लगा देता है। तो जनरली हमारा कोई भी पर्सन जो मेजर है, जो साउंड माइंड का है, जिसको लॉ ने डिस्क्वालीफाई नहीं किया, वो क्या कर सकता है? कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। लाइट चलेगी? Yes, ma'am. नेट चलेगा या नहीं अभी? वो तो चलेगा, मेरे को दूसरी लाइट ऑन करने जाना पड़ेगा। ओके, आप करो, क्योंकि यहाँ पे भी गई है लाइट। Yes. ओके।
हाँ जी। बेटा जी। टॉपिक है हमारा कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट की कैपेसिटी आपको पता लगी है कि parties must be competent to contract. Competent to contract means they should be major, they should be of sound mind, they should not be disqualified by any law. अब क्वेश्चन उठता है कि माइनर, अगर माइनर बच्चा कॉन्ट्रैक्ट कर ले तो उसका क्या स्टेटस होएगा? क्योंकि जब मैंने बीएनएस में भी कराया, मैंने कहा जो 7 साल से कम बच्चा है वो तो बिल्कुल ही डॉली इनका पैक्स हो गया ना, उसको यस। तो कुछ समझ ही नहीं है। पर 7 साल के बाद आपका मेच्योरिटी लेवल बनना शुरू हो जाता है। तो 7 से 12 के अंदर भी हमने किया कि अगर आपका मेच्योरिटी लेवल है तो हम आपको मर्डर के लिए भी लायबल कर सकते हैं। यही किया ना 7 से 12 में। 12 से ऊपर तो पूरा ही वो कुछ भी कर सकते हैं, मतलब ऑल्दो उसका जो प्रोसीजर है वो जेजे एक्ट में जाएगा, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में। तो अगर वो क्राइम तक कर सकता है तो वो सिविल गड़बड़ तो करेगा ही, यस। करेगा ही। सो व्हाट इज द स्टेटस ऑफ माइनर? अगर कल को किसी माइनर ने एग्रीमेंट कर लिया तो उसका स्टेटस क्या होगा? राइट, कीप दैट माइंड क्वेश्चन इन योर माइंड कि अगर बाई चांस किसी माइनर ने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया तो उसका स्टेटस क्या होगा। पहले आप थोड़ा सा पढ़ लीजिए, फिर हम माइनर का एग्रीमेंट पढ़ते हैं। नेचर ऑफ माइनर्स एग्रीमेंट से रीड करना। हम्म। नेचर ऑफ माइनर्स एग्रीमेंट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इज साइलेंट टू इट एज पर नहीं मोहिर नहीं, शुरू से पढ़िए। सेक्शन 10 रिक्वायर्स। Section 10 requires parties must be competent to contract. What is competent to contract? Major according to law which is subject to 18 years. Sound mind not disqualified from contracting by law. नेचर ऑफ माइनर्स एग्रीमेंट, अब वो क्या कहता है? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट इज एक्ट इज साइलेंट। वो साइलेंट है, उसने तो कुछ लिखा ही नहीं कि अगर कल को माइनर कोई एग्रीमेंट करता है या कुछ करता है तो हमारा क्या होगा। तो हमें पता होता है कि जब भी हमारा कोई लॉ साइलेंट होता है उस पॉइंट के ऊपर, तो डेफिनेटली सुप्रीम कोर्ट की कोई ना कोई लैंडमार्क जजमेंट आती है इस पॉइंट पे। तो जो सुप्रीम कोर्ट की लैंडमार्क जजमेंट है बेटा, आपके पेपर में पीयू में तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं केस का नाम, कि कौन से केस ने कहा था माइनर एग्रीमेंट ऐसा होगा। तो याद रखिएगा, मोरी, मोरी अपनी बीबी, मोरी बीबी ठीक है, मोरी बीबी का केस था जिसने कहा कि जो माइनर का एग्रीमेंट है वो एब्सोल्युटली वॉइड है। और उसका दूसरा नाम है, चाहे यहाँ पे लिख लो, माइनर्स एग्रीमेंट इज वॉइड एब इनिशियो। एब Mm, इनिशियो मतलब फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग इट इज वॉइड। कितनी बड़ी प्रोटेक्शन दे दी सिविल लॉ ने, क्रिमिनल लॉ ने भी इतनी प्रोटेक्शन नहीं दी। क्रिमिनल लॉ ने भी देख लिया जब 7 to 12 है मेच्योरिटी का स्टेटस, 12 से ऊपर फिर उसने लायबल कर लिया। पर सिविल लॉ तो बढ़ा भाई इसकी, ये तो ऐसा लग रहा है जैसे मम्मी पापा माइनर के एक्चुअल मम्मी पापा नहीं है, सिविल लॉ ही उनका मम्मी पापा है। तो यस, उन्होंने आंसर भी यही दिया है कि वाई दिस प्रोटेक्शन इज गिवन, कि जो लॉ होता है, लॉ हमेशा माइनर का गार्डियन की तरह एक्ट करता है। तो इसलिए हमने माइनर को क्या दी है? प्रोटेक्शन दे दी है कि जो माइनर का एग्रीमेंट होगा वो किस तरह से होगा? वॉइड एब इनिशियो। ठीक हो क्या? रीड कर लीजिए बेटा, नेचर ऑफ माइनर्स एग्रीमेंट पूरा रीड कर लीजिए। Nature of minors agreement. Indian Contract Act is silent to it as per Mohiri Bibi case. Minors agreement is absolutely void. Why protection to minor? Because law acts as a guardian of minor and protect their rights because their mental faculties are not mature. हम्म। तो लॉ तो उनका मम्मी पापा बन गया, Yes, ma'am. मम्मी पापा बन गया, यस। अब क्वेश्चन उठता है, लॉ तो मम्मी पापा बन गया, पर मानी कि अब से एक क्वेश्चन पूछती हूँ, आपने बहुत ध्यान से उसका आंसर देना है। एक लड़का मिला आपको एन, वो दिखता है, आप एक रोज जाते हो किसी एरिया में और वहां पे एक लैंड है, आप उसको देखते रहते हो देखते रहते हो। वो बोलता है कि व्हाट आर यू डूइंग हियर, रोज आपको पूछता है, मानिक आप क्या कर रहे हो यहाँ पे, आप उसको बताते नहीं हो। एक दिन वो कहता है कि क्या करने आ रहे हो यहाँ पे? रंजीत, रख देंगे, रख देगा बाहर, ठीक है। तो वो वहां पे कह रहा है कि मानिक आप रोज यहाँ पे आते हो, क्या बात है कि प्रॉपर्टी खरीदनी है क्या आपने?
आपने कहा हाँ लेनी तो मुझे प्रॉपर्टी है, हम एज्यूम करके चल रहे हैं आप मेजर हो, ठीक है। तभी आप उसके बाद बात कर रहे हो। वो कहते क्या करना है यहाँ पे, प्रॉपर्टी खरीद के क्या करना है। आपने कहा कि मैं तो ना सोच रहा हूँ कि यहाँ पे कॉलोनी काटूंगा और घर घर बनाऊंगा, पर इधर कोई प्रॉपर्टी डीलर का ऑफिस भी नहीं है और मुझे पता नहीं लग रहा ये प्रॉपर्टी किसकी है। तो वो बोलता है मेरी प्रॉपर्टी है, मेरे फादर की डेथ हो गई थी, ये तो प्रॉपर्टी मेरी है। तो देखने में भी आपको वो 20-21 साल का लड़का लगता है। तो आपने कहा कौन है और तुम्हारी फैमिली में सारा कुछ क्या है क्या नहीं। वो कहता मेरी मदर है, मैं हूं, तो प्रॉपर्टी मेरे और मेरी मदर के नाम पे है। हमें तो वैसे भी ये प्रॉपर्टी हमें कुछ ही काम की नहीं है, हमें तो वैसे ही पैसे चाहिए। तो अगर आपको लेनी है तो लेटेस्ट हम एग्रीमेंट टू सेल कर लेते हैं, बयाना कर लेते हैं। अब बयाना में तो कुछ कई बड़े लोग चेकिंग, तो आजकल सारे लोग ही प्रूडेंट है, चेकिंग करते हैं प्रॉपर। तो आपने बयाना कर लिया, बयाना करके आपने उसको 5 लाख रुपए दे दिया। बाकी आपने कहा जब रजिस्ट्री होएगी तब मैं बाकी पैसे मूव करूंगा। क्लियर हो गया। 5 लाख लेके वो चल पड़ा। तो फिर बाद में आपने जिस दिन डेट आई रजिस्ट्री की, आप उसके घर के उसको कहा आओ आके रजिस्ट्री करो, वो कहते कौन सी रजिस्ट्री, आपने लॉ नहीं पढ़ा, मैं तो लॉ स्टूडेंट हूँ। अ माइनर्स एग्रीमेंट इज वॉइड ab initio फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। तो मुझे तो कोई लाइबिलिटी है ही नहीं, सिविल लॉ ने तो मुझे प्रोटेक्ट किया है, इतना मुझे मम्मी पापा ने नहीं प्रोटेक्ट किया जितना सिविल लॉ ने प्रोटेक्ट कर दिया। जाओ यहाँ से। सो व्हाट डू यू थिंक, अब क्या करें। सिविल केस अब आप उसके ऊपर कर नहीं सकते। माइनर का एग्रीमेंट वॉइड ab initio हो गया, जीरो फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। आपने एक माइनर के साथ एग्रीमेंट कर दिया जो बिल्कुल ही जीरो हो गया। यस। देखिए बेटा, इसका ना लॉ मैं आगे जाके बताऊंगी। नंबर 1, इसमें एक पॉइंट याद रखिएगा। अगर तो जिस टाइम पे आपने उसके साथ एग्रीमेंट किया उस टाइम पे आपको पता था वो माइनर है, फिर तो अब आपके 5 लाख गए, कुछ वापस नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि आपको ये फैक्ट में कोई भी मिस रिप्रेजेंटेशन नहीं थी कि वो मेजर है या माइनर है, क्योंकि माइनर का एग्रीमेंट हमारा बिल्कुल ही वॉइड है। नंबर 2, मानिक वीडियो बंद हुई है। यस। नंबर 2, फर्स्ट पॉइंट समझ आ गया। यस। जहां पे यू डू नॉट नो द पर्सन वॉज माइनर, वहां पे आप इस चीज के साथ कुछ भी मतलब आपको 5 लाख रुपए अपने नहीं मिलेंगे, क्योंकि माइनर का एग्रीमेंट वॉइड ab initio है। पर जहां पे आपको उसने कहा था मैं तो मेजर हूँ, ये प्रॉपर्टी मेरे और मेरे मदर के नाम है, और आपको उसने फ्रॉड किया, उसने आपको बेवकूफ बनाया और उसने आपके साथ फ्रॉड किया, तो माइनर फ्रॉड तो नहीं कर सकता। तो वहां पे एक डॉक्ट्रिन लगती है, डॉक्ट्रिन ऑफ रिडम्पशन, रिडीम कराने की, या उसको हम ये कह देते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ टेकिंग बैक, वापस आने वाली पैसे, पैसा वापस आने वाली डॉक्ट्रिन। तो इस केस में रेस्टिट्यूशन, डॉक्ट्रिन ऑफ रेस्टिट्यूशन है उसका एग्जैक्ट नेम। रीस्टोर करना किसी को उसकी पुरानी पोजीशन पे रीस्टोर करना, तो लॉ कहेगा कि हाँ आपने जो एग्रीमेंट किया है माइनर के साथ वो तो वॉइड ab initio है, पर हम ये नहीं चाहते कि जो हमारे माइनर्स है वो रज के बैठ जाए। हम उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं पर बच्चा हमारा गलत काम कर रहा है, ठीक है, तो 5 लाख रुपए ऑर्डर हो जाएगा कि वापस कर दिया जाए। दिस इज द डॉक्ट्रिन ऑफ रेस्टिट्यूशन। क्लियर हो गया बेटा। यस। नंबर 2, सेकंड पॉइंट समझिए इसमें, चाहे आपने शॉर्ट शॉर्ट करके लिखना है तो लिख लीजिए। ओके। नंबर 2 वैसे सारा कुछ इसमें लिखा ही हुआ है, बस समझ लीजिए शॉर्ट में। नंबर 2, एक पॉइंट समझ आ गया आपको कि जहां पे माइनर ने आपको बेवकूफ बना के आपके साथ एग्रीमेंट कर लिया और आपसे 5 लाख रुपए एडवांस ले लिए, उसमें आप अपने 5 लाख रुपए वापस कैसे ले रहे हैं, बाय द डॉक्ट्रिन ऑफ रेस्टिट्यूशन। मैम बट अगर प्रॉपर्टी जैसे हमने इस केस में किया उसके और उसके मदर के नाम पे थी तो वो अकेले तो वैसे भी कर ही नहीं सकता था। कर ही नहीं सकता, तो उसने भी आपको थोड़ा सा तो किया ही है ना, मैं अपनी मदर को मना लूंगा, बयाना ही ओके। किया ना उसने। ओके। अभी एग्रीमेंट टू सेल तो करना था, वो फाइनल सेल तो करनी थी, यस। बयाने के बेसिस पे दिया है। नंबर 2, सेकेंड चीज, जो माइनर का एग्रीमेंट हमारा वॉइड ab initio है, तो कल को अगर हमने 5 लाख रुपए लेने हैं उससे, तो हम उससे पर्सनली तो नहीं ले सकते, हम उसको जेल में नहीं डाल सकते। तो 5 लाख रुपए हम कहाँ से लेंगे, उसकी प्रॉपर्टी में से लेंगे। उसने आपसे 5 लाख रुपए ले लिए, रातों रात खर्च आया, आप कह रहे हो मेरे 5 लाख वापस आए। अब ये 5 लाख अगर उसके पास होंगे तभी वापस मिलेंगे। होंगे कैसे? अगर उसके नाम पे कोई प्रॉपर्टी है या उसके पेरेंट्स की जो प्रॉपर्टी है उसमें से रिडीम हो जाएंगे।
पर अगर उसके पास पर्सनली कोई पैसा नहीं है, ही इज अ बैंक वैगाबॉन्ड काइंड ऑफ पर्सन, तब वो पैसे आपके वापस नहीं आएंगे, क्योंकि माइनर का एग्रीमेंट क्या है, वॉइड अब इनिशियो। सो जो भी हमारी रीइम्बर्समेंट हो रही है या रेस्टिट्यूशन हो रही है, वो कहाँ से होएगी बेटा, माइनर की प्रॉपर्टी में से होएगी, माइनर को आप पर्सनली बाउंड नहीं कर सकते। राइट, क्लियर हो गया बेटा? यस। रीड करेंगे आप? Yes, ma'am. इफेक्ट ऑफ, नेक्स्ट पेज पे करो, 37 वाला रीड करो। And no estoppel against minor. व्हाट इज एस्टॉपल? When एस्टॉपल समझाया था आपको। ए स्टॉप, कि तुमने कल ये बोला था मानिक, उसकी वजह से मैंने ये काम किया, अब मानिक आप अपनी स्टेटमेंट को डिनाई नहीं कर सकते। तो माइनर ने बोला कि मैं मेजर हूँ और मेरे साथ एग्रीमेंट उग्रीमेंट कर लो, तो वहां पे भी हम कहेंगे माइनर को उठा के जेल में नहीं डाल सकते, उसके ऊपर स्टॉपल नहीं लगेगा। ज्यादा से ज्यादा हमें उस केस में क्या अलाउ हो जाएगा, डॉक्ट्रिन ऑफ रेस्टिट्यूशन। okay. ठीक है, नो एस्टॉपल। एस्टॉपल इज अ रूल ऑफ एविडेंस। एविडेंस आपका बीएसए एक्ट है, वहां पे एक सेक्शन 115 होता था पुराने एविडेंस एक्ट का, पता नहीं कौन सा है। इसी तरह से पार्टनरशिप एक्ट में एक डॉक्ट्रिन है होल्डिंग आउट की। तो ये दोनों डॉक्ट्रिन एक ही चीज बात करती है, एस्टॉपल। एस्टॉपल मतलब अब आपने कोई बात की, नाउ यू आर स्टॉप फ्रॉम डिनाइंग द ट्रूथ ऑफ द स्टेटमेंट। तो माइनर के रिलेटेड तो कोई एस्टॉपल लगेगा ही नहीं। माइनर कौन है, कोर्ट का बच्चा, लॉ का बच्चा। अपने मम्मी पापा का बच्चा है या नहीं, लॉ वालों के लिए वो बच्चा है। राइट पढ़ लीजिए, नो एस्टॉपल अगेंस्ट माइनर। When a minor misrepresents at the time of contract that he is a major, the question arises, does law of estoppel apply against so as to prevent him from alleging that he was a minor when the contract was made? There is no estoppel against a minor even if he has acted fraudulently. There is no estoppel against statute. Reason: the policy of law of contract is to protect persons below the age from contractual liability. Naturally, the doctrine of estoppel can't be used to defeat that policy. राइट, क्लियर हो गया बेटा? Yes. यस। अब हमारा नेक्स्ट आ गया डॉक्ट्रिन ऑफ रेस्टिट्यूशन। Mm. ओके, अब नेक्स्ट पेज पे ये डॉक्ट्रिन ऑफ रेस्टिट्यूशन, ये रीड कर लीजिए। रेस्टिट्यूशन समझ आ गया, रिस्टोर करना। हम Yes. क्या कहते हैं कि कोई भी इंसान दूसरे को बेसिस पे अपने आप को अनजस्टली इनरिच नहीं कर सकता। अब माइनर ने भी किया ना, 5 लाख रुपए आपके ले लिए माने के सपने दिखा के अब 5 लाख रुपए जो उसने लिए हैं, हम उसको क्या कहेंगे भाई, रिस्टोर करो। डॉक्ट्रिन ऑफ रेस्टिट्यूशन। यस, रीड कर लीजिए। Doctrine of restitution. If the minor has unjustly Enriched himself। enriched himself, equity demands that such goods or property be restored. अब इसके अंदर बेटा एक इंग्लिश लॉ का केस है, एक इंडियन लॉ का केस है। हमें इंग्लिश लॉ का भी नहीं करना, क्योंकि आपके क्लैट के पेपर के लिए इंग्लिश लॉ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हमें इंडियन लॉ करना है। Mm. ठीक है, तो नेक्स्ट केस पे आइए, मोरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष। Yes, मैम रीड करना. हाँ जी बेटा। Indian law, Mohri Bibi versus Dharmdas Ghosh, a minor executed a mortgage for 20,000 and received rupees 8,000 from the mortgage. अब मॉर्टगेज क्या होता है, गहने रख देना, Yes, प्रॉपर्टी को लोन पे रख लेना। तो अब उसने क्या किया, एक लोन एग्जीक्यूट किया जिसके अंदर उसने प्रॉपर्टी को लोन पे रख लिया, और कितने अमाउंट था, 20,000 इन फुल, और एडवांस पेमेंट ले ली 8,000 की। The mortgagee filed a suit for the recovery of his mortgage money। तो फिर मॉर्टगेजी ने केस फाइल किया, क्या कह रहा है वो, मेरी प्रॉपर्टी, मेरा ये जो 8,000 है वो वापस करो, क्योंकि अब मुझे पता लग गया है तुम माइनर थे और तुम तो केस वो नहीं कर सकते, कॉन्ट्रैक्ट एंटर ही नहीं कर सकते। अब ये मैटर कहाँ गया बेटा, हमारा प्रिवी काउंसिल में। देखिए जरा प्रिवी काउंसिल ने क्या कहा।
by Privy Council. The mortgage the mortgage couldn't recover the mortgagee couldn't recover the mortgage money, nor could the miner's property be sold under his mortgage. Hmm. The reason, in miner's case, th- there never was. There never was and never could be any contract. अब इस केस में फैक्ट्स क्या थे बेटा यहाँ पे? ही ऑलरेडी न्यू, दिस पर्सन जिसने वो मॉर्टगेज किया था माइनर के साथ, ही ऑलरेडी न्यू दैट द पर्सन इज अ माइनर। जहां पे आपको ऑलरेडी पता है कि वो जो पर्सन है वो कौन है, माइनर है, वहां पे तो आपको डॉक्ट्रिन ऑफ रेस्टिट्यूशन का भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। बट जहां पे आपको नहीं पता वो पर्सन माइनर है, वहां पे आपको डॉक्ट्रिन ऑफ रेस्टिट्यूशन का बेनिफिट मिलेगा, प्रोवाइडेड कल को जो आपको पैसे दिए जाएंगे वो उससे पर्सनली हम नहीं ले सकते, हमें वो पैसे कहाँ से लिए जाएंगे, फ्रॉम द प्रॉपर्टी ऑफ द माइनर। क्लियर हो गया बेटा? Yes, थोड़ा सा आप इसके अंदर पॉइंट्स लिखो, एग्जाम्स में आते हैं आपके। okay. लिखिए। Under the Indian Contract Act, only a person, under the Indian Contract Act, only a person who is above the age of 18 years, only a person who is above the age of 18 years can enter into a contract। मालिक आप विजिबल नहीं हो मुझे। ओके, ठीक है। Only a person who is above the age of 18 years can enter into contract, full stop, as regards the status of minor, as regards the status of minor, as regards the status of minor, according to the case of Mohri Bibi, according to the case of Mohri Bibi, a minor's agreement, a minor's agreement is void ab initio. According to the case of Mohri Bibi, comma, a minor's agreement is void ab initio. A minor's agreement is void ab initio. ब्रैकेट में लिखेंगे that is void from the very beginning. That is void from the very beginning. Void from the very beginning. Void from the very beginning. However, however, a minor could be admitted. However, a minor could be admitted, can be admitted to the benefits of partnership. A minor can be admitted to the benefits of partnership। कई बार पेरेंट्स जो होते हैं बेटा वो पार्टनरशिप कर लेते हैं, और वो क्या कहते हैं कि जो हमारा पार्टनरशिप का कुछ बेनिफिट है, कुछ 10% उसका अमाउंट है, वो किसके ऊपर जाएगा, किसी माइनर के रिलेटेड। फॉर एग्जाम्पल चार चार पार्टनर्स थे, उसमें से एक की डेथ हो गई, उसके दो बच्चे हैं, दोनों माइनर्स हैं। अब उन्होंने कहा जो माइनर बच्चे हैं वो बिजनेस तो नहीं करेंगे, पर जो फादर का हिस्सा है उसका जो कुछ अमाउंट है, एवरी ईयर कुछ एन्युटी है वो माइनर्स को दी जाएगी। तो ऐसी चीज तो हम अलाउ करेंगे ना, Yes. ऐसी चीज तो अलाउ करेंगे, अदरवाइज खर्चा पानी कैसे चलेगा। सो लॉ जो है वो तो सिविल सिविल लॉ माइनर के बेनिफिट के लिए ही है। तो माइनर जो है वो पार्टनर तो नहीं बन सकता, पर ही कैन बी
he can be get the benefits of partnership. क्या लिखा है लास्ट लाइन? However, he can be admitted to the benefits of partnership. Yes, Full ma'am. stop. Although he cannot be a partner in a firm. Although he cannot be a partner in a partnership firm. तो माइनर का समझ आ गया आपको? नंबर वन, जो माइनर होता है उसका एग्रीमेंट वॉइड एब इनिशियो है। नंबर टू, माइनर कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। नंबर थ्री, जो माइनर होता है वो पार्टनर नहीं बन सकता, पर वो क्या हो सकता है? ही कैन बी एडमिटेड टू द बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप। क्लियर हो गया बेटा? कोई डाउट तो नहीं इसमें? नेक्स्ट लिखिए, डॉक्ट्रिन ऑफ रेस्टिट्यूशन। डॉक्ट्रिन ऑफ रेस्टिट्यूशन, दैट इज restoration, applies in case of minor. In case of minor also, doctrine of restitution applies in case of minor also. So, a minor can be asked to return the money. So, a minor can be asked to return the money, return the money which he has taken unjustly, which he has taken unjustly. अगर उसने अनजस्ट तरीके से कोई पैसा लिया है तो उसको कहेंगे कि भाई ये वापस कर दो। However, this restitution, this restitution can only be from his property, can be from his property only, property only and not from him personally. तो उसको जेल में हम नहीं डाल सकते। And not from him personally. Next point लिखिए, a minor can be supplied, a minor can be supplied with necessaries suited to his conditions in life. जैसे, जैसे आप हो, हाउ ओल्ड आर यू? Ma'am, 17 and a half. 17 and a 18. half, you are a minor. Yes, ma'am. तो आई एम टीचिंग यू, राइट? Yes, ma'am. मैंने कहा मानिक फीस दे दो, आप हंस के चले जाते हो। तो आप पढ़ के चले जाते हो और सपोज आप रोज पढ़ के चले गए, आपने फीस नहीं दी, तो कैन आई सू यू? क्या No. ये पढ़ाई आपकी नेसेसिटी है? पहले तो ये आंसर दीजिए। Yes, ma'am. इट इज अ नेसेसिटी। क्यों? क्योंकि फूड, लॉजिंग, क्लोथिंग, एजुकेशन, एजुकेशन आजकल एक नेसेसिटी की कैटेगरी में आते हैं। तो Yes. आप पढ़ के चले जाते हो और आप मुझे फीस नहीं देते। तो आपने कहा, मैंने कहा मानिका आपने कहा था आप फीस दोगे, तो आप कहते मैम आपने तो पढ़ाया था माइनर का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वर्ड एब इनिशियो है, जाओ जाके फीस ले लो जिससे लेती है। सो व्हाट कैन आई डू? Restitution also. मैं अपने But पेरेंट्स वो से बात करूंगी, yes, ma'am. पेरेंट्स अपनी मतलब पेरेंट्स अपना वो उसमें से देंगे, यही कर सकती हूँ। या मैं कोर्ट में जाके मुझे कुछ मिलेगा? Ma'am, आपके नहीं. नाम पे प्रॉपर्टी भी कुछ खास नहीं होगी। सो जो भी रीइंबर्समेंट है हमें किस में से मिलती है? किसी की प्रॉपर्टी में से मिलती है। हम माइनर को पर्सनली लायबल नहीं कर सकते। क्लियर हो गया बेटा? Yes, ma'am. हाँ, क्या लिखा है लास्ट? हेडिंग बनाई है necessities. हाँ लिखिए, माइनर कैन बी सप्लाइड, माइनर कैन बी सप्लाइड with necessaries, with necessaries suitable to his conditions in life, suitable to his conditions in life. Example, food,
लॉजिंग, एजुकेशन, यही है ना नेसेसरीज आपकी आपकी कंडीशंस के हिसाब से। फूड, लॉजिंग, एजुकेशन, फुल स्टॉप। if he doesn't pay if he doesn't pay the reimbursement the reimbursement the reimbursement can only be from the property of the minor. The reimbursement can only be from the property of the minor. समझ आ गया बेटा? कोई डाउट तो नहीं है? ये आपका माइनर का लॉ है, अब रीड कर लीजिए जो मैंने आपको नोट्स दिए हैं। Yes. कहाँ पे थे हम? मोरी बीबी का केस पढ़ लिया। Yes, ma'am. अब आप 40 पेज पे है एग्जांपल्स ऑफ बेनिफिशियल कॉन्ट्रैक्ट, Yes, ma'am. इसको रीड कीजिए। If a minor has advanced mortgage money, there is mortgage in his favor, he can sue for enforcement of contract. तो हम क्या कहते हैं कि माइनर का जो एग्रीमेंट है वो क्या है? वॉइड एब इनिशियो। पर हम बेनिफिशियल कॉन्ट्रैक्ट्स में कौन से ले रहे हैं कि जहां पे माइनर का फायदा हो रहा है। Okay. अब माइनर ने पैसे दिए, किसने पैसे दिए? Minor. माइनर ने, मतलब किसी ने कहा माइनर को बेवकूफ बनाने की कोशिश किया है। अब माइनर ने पैसे दिए, वो तो अपने पैसे वापस ले गई। अगर Yes, ma'am. कॉन्ट्रैक्ट वॉइड एब इनिशियो हो गया, वही कह रहा है इफ माइनर हैज एडवांस्ड मनी देयर इज अ मॉर्टगेजी इन हिज फेवर ही कैन सू फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बैक। यहाँ पे माइनर सू कर सकता है, ठीक है, माइनर सू कर सकता है टू बैक हिज मनी। पर दूसरा पर्सन अगर सू करेगा तो सू करके उसको रेस्टिट्यूशन नहीं मिलेगा, क्योंकि जो माइनर का कॉन्ट्रैक्ट है वो क्या है? वॉइड एब इनिशियो। Yes. नेक्स्ट रीड कर लीजिए, पूरा पेज रीड कर लीजिए। A minor can sue on promissory note executed in his favor. हाँ, जहाँ पे एक प्रोमिसरी नोट होता है, हमारे जो रुपीज होते हैं, मनी होती है, Yes. करेंसी होती है, वो भी यही लिखा होता है, मैं Yes. धारक को 10 रुपए दे रहा हूँ। तो ये प्रोमिसरी नोट अगर किसी ने